बचपन से पढ़ाया जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मगर क्या कहेंगे जब इस ऑनेस्टी की वजह से किसी की जान चली जाए और गरीब माँ बाप का इकलौता सहारा भी छिन जाए। दोस्तों, आज हम जिस घटना की पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो बांग्लादेश की है। 2023 में घटी इस घटना ने पूरे बांग्लादेश में सनसनी मचा दी थी और लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा गया था। इतने भारी गुस्से की वजह थी विक्टिम के साथ हैवानों द्वारा की गई हैवानियत। दुनिया इसे सिबली शादी हृदय केस के नाम से जानती है। तो आखिर सिबली शादी हृदय केस की पूरी कहानी क्या है, इस कहानी का ईमानदारी से क्या लेना देना था और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलेवार तरीके से इस वीडियो में। इस केस के एक आरोपी के साथ जो कुछ भी वहां की आम जनता ने किया था वह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से क्राइम मंच चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि कहानी बांग्लादेश की है। इस कहानी का मुख्य किरदार है 20 साल का एक बंगाली लड़का सिबली शादी हृदय। सिबली का जन्म बांग्लादेश के चट्टोग्राम नाम की एक जगह पर हुआ था। इसका संबंध एक बेहद ही गरीब परिवार से था। माता पिता बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। पेशे से सिबली के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। भले ही सिबली एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, मगर पढ़ाई लिखाई में यह तेज था। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए सिबली कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। सिबली को अच्छे से पता था कि उसके परिवार की हैसियत उतनी नहीं है कि कॉलेज की फीस वो समय पर दे पाए, इसीलिए परिवार पर बोझ न बनते हुए सिबली पास के एक चिकन फार्म पर बतौर मैनेजर काम करने लगता है। इस चिकन फार्म पर जुबली के अलावा 6-7 लोग और काम करते थे। उन सभी में सिबली की उम्र सबसे कम थी, क्योंकि सिबली पढ़ा लिखा था, इसलिए फार्म की पूरी जानकारी फार्म के मालिक द्वारा सिबली को ही दे दी जाती है। इसीलिए वहां काम करने वाले सभी लोग सिबली के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर देते हैं। रोजाना की सुबह सिबली काम के लिए अपने घर से निकलता था और शाम होते तक काम खत्म करके वापस घर चला आता था, मगर 28 अगस्त 2023 को ऐसा नहीं होता है। सिबली सुबह काम पर तो आता है, लेकिन देर शाम हो जाती है, वह वापस घर नहीं जाता है। देर होने पर सिबली के परिवार वालों को सिबली की चिंता होने लगती है, इसीलिए वह सिबली को फोन करने का प्रयास करते हैं, मगर मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर ये लोग सिबली के कुछ जानने वालों को फोन करके उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, मगर कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब परिवार वाले सिबली का इंतजार कर ही रहे थे कि रात में अचानक सिबली की मां नाहिद अख्तर के मोबाइल पर सिबली का फोन आता है। बहुत ही घबराई हुई आवाज में रोते हुए सिबली अपनी मां से कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। यह लोग जितना पैसा मांग रहे हैं उन्हें दे दो और मुझे बचा लो। सिबली की मां आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही फोन कट हो जाता है। उसके बाद ये लोग सिबली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर कुछ घंटे बाद एक बार फिर से अनजान नंबर से फोन आता है। इस बार फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा वापस चाहती हो तो 15 लाख बांग्लादेशी टके का इंतजाम कर लो। सिबली के परिवार वालों के लिए 15 लाख एक बहुत ही बड़ी रकम थी। फिर भी यह लोग कोशिश करते हैं, मगर काफी कोशिश के बाद भी सिबली के पिता बड़ी मुश्किल से 2 लाख का ही प्रबंध कर पाते हैं। अगली बार जब किडनैपर फोन करता है तो सिबली के पिता कहते हैं कि मैं 15 लाख का तो नहीं बल्कि 2 लाख का इंतजाम कर पाया हूँ, इसीलिए आप फिरौती की रकम कम कर दें। सिबली के पिता की बात किडनैपर मान लेता है और अब फिरौती के रूप में 2 लाख की डिमांड करता है। जब सिबली के पिता पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं तो किडनैपर उन्हें 4 सितंबर 2023 को फोन करके बंदरबांड डिस्ट्रिक्ट के एक लोकेशन पर बुलाता है। सिबली के पिता बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर किडनैपर पैसे लेकर चला जाता है। जाते जाते किडनैपर धमकी देता है कि अगर तुमने पुलिस वालों को या किसी को भी इस बारे में बताया तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। पैसे लेने के बाद किडनैपर यह भी कहता है कि शाम तक तुम्हारा
तुम्हारा बेटा घर चला जाएगा। यह सुनकर परिवार वाले थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और बेटे के घर वापस आने का इंतजार करते रहते हैं, मगर उनका इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। होते होते कई घंटे बीत जाते हैं मगर शिवली नहीं आता है। वैसे तो किडनैपर ने परिवार वालों से पुलिस को कुछ भी बताने से मना किया था, मगर जब पैसे देने के 3 दिन बाद भी शिवली वापस नहीं आता है तो अब परिवार वाले पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। परिवार वालों की शिकायत पर रावसन पुलिस स्टेशन में शिवली की किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस वाले अपनी जांच की शुरुआत शिवली के परिवार वालों से ही पूछताछ करते हुए करते हैं। शुरुआती पूछताछ के दौरान शिवली की मां पुलिस वालों को बताती है कि शिवली जिस पोल्ट्री फार्म में काम किया करता था वही काम करने वाले कुछ साथियों के साथ कुछ महीने पहले उसका झगड़ा हुआ था। परिवार वालों के इस बयान के बाद पुलिस वाले सबसे पहले उस पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले मजदूरों की ही तलाश में लग जाते हैं। एक के बाद एक कुल 6 मजदूरों को गिरफ्तार किया जाता है। पहली गिरफ्तारी 10 सितंबर को हुई थी। गिरफ्तार किए गए मजदूरों में उमोंग चिंग मामा, स्विजिंग मुंग मामा, अंगंग तुंग मामा तथा ओकियात माई मामा शामिल थे। इनके अलावा पुलिस 2 और व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आने वाले मामा संप्रदाय से थे। जब इन सभी से पूछताछ शुरू होती है तो एक एक करके सभी आरोपी पुलिस के सामने शिवली के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले इन आरोपियों से कड़ाई के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति में से एक कहता है कि हमने सब कुछ ओमोंग चिंग मामा के कहने पर किया है। अब पुलिस वाले ओमोंग चिंग मामा को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में पहले तो यह बाकी अपराधियों की तरह ही शिवली को मारने से इनकार करता है, मगर पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के बाद उमोंग चिंग मामा एक एक रात से पर्दा हटाना शुरू करता है। उमोंग चिंग द्वारा किए गए खुलासे को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उमोंग चिंग मामा शिवली को किडनैप करने तथा फिरौती के रूप में 2 लाख बांग्लादेशी रुपए लेने की बात भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जब तुमने किडनैपिंग के बाद फिरौती भी ले ली तो आखिर शिवली घर क्यों नहीं गया। इस पर उमोंग चिंग मामा खुलासा करता है कि हमने किडनैपिंग के कुछ घंटे बाद ही शिवली की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बावजूद फिरौती की डिमांड उमोंग चिंग मामा और उसके साथियों ने बस इसलिए की थी कि परिवार वालों को पुलिस तक जाने से रोका जा सके और उन्हें गुमराह किया जा सके। उमोंग चिंग मामा बताता है कि किडनैपिंग के बाद शिवली के परिवार वालों से जो 2 लाख मिले थे उसमें से 1.5 लाख वो खुद रख लेता है और बचे 50,000 को 5 साथियों में बराबर बराबर बांट देता है। जब किडनैपर हत्या की बात कबूल कर लेता है तो पुलिस वाले अब उनसे शिवली की लाश के बारे में पूछते हैं। इस पर किडनैपर बताता है कि उन लोगों ने शिवली को किडनैप करने के बाद आबादी से दूर कदरपुर नाम के इलाके में ले जाकर ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर मारा था। खुलासे के मुताबिक यह सभी अपराधी पहले शिवली की हत्या करते हैं, फिर उसके शरीर की हड्डियों से मांस को अलग कर देते हैं। शरीर की हड्डियों को भी कई टुकड़ों में तोड़ने के बाद पहाड़ी पर से ही उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने जो मांस को शरीर से अलग किया था उसे दूर ले जाकर कहीं और फेंक देते हैं। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि कोई भी शिवली को न पहचान सके। इतना ही नहीं, इनमें से एक किडनैपर दावा करता है कि इन लोगों ने जो मांस शिवली के शरीर से अलग किया था उनमें से कुछ हिस्सा उमोंग चिंग मामा ने पकाकर खाया भी था। जब अपराधियों द्वारा शिवली का मांस खाए जाने वाली बात मीडिया के जरिए बाहर आती है तो पूरे बांग्लादेश में ये चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों में गुस्सा भर आता है। क्योंकि सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से थे, इसीलिए देखते ही देखते यह मामला कम्युनिकल रूप भी लेने लगता है। अब पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन लोगों ने एक मासूम लड़के की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर दी। जब इसी सवाल का जवाब ओमोंग चिंग मामा से पूछा जाता है तो वह चौंका देने वाला खुलासा करता है। खुलासे के मुताबिक जब शिवली अपनी नौकरी की शुरुआत इस पोल्ट्री फार्म में करता है तो वहाँ काम करने वाले
वाले बाकी मजदूर शिवली की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर यह लोग काम में चोरी किया करते थे, मगर मैनेजर होने के नाते शिवली इन लोगों को हमेशा समझाया करता था। शिवली के कई बार समझाने के बावजूद बाकी के मजदूर काम पर ध्यान नहीं देते थे और चोरी करना जारी रखते थे। इस पर शिवली एक दिन सभी को चेतावनी देता है कि अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो मैं तुम लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगा और इसकी शिकायत पोल्ट्री फार्म के ऑनर से भी कर दूंगा। इसी बात पर ओमोंग चिंग मामा और उसके बाकी साथियों तथा शिवली के बीच झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े की जानकारी पोल्ट्री फार्म के ओनर तक भी चली जाती है। फिर एक दिन ओनर शिवली तथा वहां काम करने वाले बाकी मजदूरों को बुलाता है और उनसे कहता है कि शिवली यहाँ का मैनेजर है और वह जैसा कहेगा तुम लोगों को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। यहाँ पर ओनर सभी मजदूरों को मिलजुल कर और बिना झगड़े के काम करने की भी चेतावनी देता है। अब बाकी मजदूरों को शिवली के अनुसार ही काम करना पड़ता है, मगर ईमानदारी से काम करने में उन लोगों का मन नहीं लगता है और वह लोग शिवली को बीच से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। इसी प्लानिंग के दौरान ओमोंग चिंग मामा अपने बाकी साथियों को किडनैपिंग वाला आइडिया देता है। बाकी साथी ओमोंग चिंग मामा की सलाह को मान लेते हैं और फिर शुरू में हुई लड़ाई झगड़े के लगभग 2 महीने बाद ओमोंग चिंग मामा और उसके साथी पोल्ट्री फार्म से ही शाम में शिवली को किडनैप कर लेते हैं। किडनैपिंग के बाद यह सभी शिवली के परिवार वालों से फिरौती की डिमांड करते हैं। इन लोगों का मकसद फिरौती के जरिए मोटा पैसा कमाना था, मगर इन लोगों के मंसूबों पर तब पानी फिर जाता है जब शिवली ओमोंग चिंग मामा और उसके साथियों को पहचान लेता है। अब इन लोगों को डर सताने लगता है कि अगर हमने फिरौती की रकम लेने के बाद भी शिवली को रिहा कर दिया तो यह सभी को किडनैपिंग के बारे में बता देगा और हम सभी पकड़े जाएंगे। इसीलिए ओमोंग चिंग मामा अब अपने साथियों से शिवली को जान से मारने के लिए कहता है। फिर वहां मौजूद 2 अन्य व्यक्ति शिवली को जोर से पकड़ते हैं और ओमोंग चिंग मामा शिवली का गला दबाता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि शिवली की सांस थम नहीं जाती है। हत्या करने के बाद सबूत मिटाने के लिए पहले यह सभी शिवली के शरीर से मांस को अलग करते हैं और फिर हड्डियों को पहाड़ी पर ले जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं, जबकि मांस को दूसरी जगह पर ले जाकर फेंकते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद ये शिवली के परिवार वालों को फिरौती के लिए बार बार फोन करते रहते हैं ताकि परिवार वालों को गुमराह किया जा सके और उन्हें पुलिस तक जाने से रोका जा सके, मगर इन लोगों का ये प्लान काम नहीं करता है और आखिरकार शिवली के माता पिता पुलिस की शरण में चले जाते हैं और यह सभी पकड़ में आ जाते हैं। आरोपियों द्वारा किए गए इन सभी खुलासे के बाद पुलिस वालों की कई टीम उस पहाड़ी पर जाती है जहां पर अपराधियों ने शिवली की हत्या करने का दावा किया था। फिर यहां सर्च अभियान चलाया जाता है। सर्च अभियान के दौरान कई घंटों की मशक्कत के बाद फाइनली पुलिस वालों को शिवली के शरीर के कुछ कंकाल मिलते हैं। इसी बीच क्राइम सीन पर अब कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जैसा कि हमने बताया, आरोपियों द्वारा किए गए खुलासे के बाद बांग्लादेश में बड़े स्तर पर मीडिया में इस न्यूज को कवर किया गया था। आरोपियों द्वारा शिवली के साथ की गई हैवानियत की खबर ने लोगों में गुस्सा भी भर दिया था। इसीलिए जैसे ही आसपास के लोगों को पता चलता है कि पुलिस आरोपियों को लेकर क्राइम सीन पर सबूत इकट्ठा करने के लिए आई है, तो बड़ी संख्या में आसपास के इलाकों में रहने वाले आम लोग यहाँ जमा हो जाते हैं। इस वाले शिवली का कंकाल बरामद कर लेते हैं और वहाँ से ओमोंग चिंग मामा समेत बाकी आरोपियों को लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ अचानक से पुलिस की गाड़ी पर धावा बोल देती है और पुलिस की पकड़ से इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी ओमोंग चिंग मामा को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस ओमोंग चिंग मामा को बचाने का पूरा प्रयास करती है, मगर सैकड़ों की भीड़ इतनी तेजी से ओमोंग चिंग मामा पर टूट पड़ती है कि देखते ही देखते बस कुछ मिनट के अंदर
ओमोंग चिंग मामा वहीं पर भीड़ द्वारा किए गए अचानक हमले की वजह से दम तोड़ देता है। मुख्य आरोपी की मौत भीड़ के हमले में हो जाती है, जबकि पुलिस वाले किसी तरह बाकी आरोपियों को वहां से लेकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी जिंदा बचे आरोपियों के खिलाफ जांच आगे बढ़ती है और फिर मिले सबूत के आधार पर उन लोगों पर किडनैपिंग और हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए मामले की सुनवाई शुरू होती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पूरे मामले में मर चुका ओमोंग चिंग मामा ही मुख्य साजिशकर्ता साबित होता है। पुलिस वालों को कई ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि सिबली हत्या में सबसे अहम रोल ओमोंग चिंग मामा का ही था। हालांकि शुरू में मामा द्वारा सिबली का मांस खाए जाने से संबंधित जो खबर मीडिया में आई थी वह पुलिस की जांच में सही नहीं पाई जाती है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान ओमोंग चिंग मामा द्वारा सिबली का मांस खाए जाने से संबंधित कोई सबूत नहीं मिलता है। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस मामले की सुनवाई अभी भी अदालत में चल रही है। आने वाले समय में अपराधियों को अदालत द्वारा सजा भी मिल जाएगी। अब बाकी आरोपियों को क्या सजा मिलती है वह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे आपके अनुसार अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम मंच चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।